जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना फॉर अ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल दिमाग में आता है, क्या कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, जिसमें जो प्रोटॉन होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर न्यूट्रल। In that case, the protons must repel each other, repel each other, and the nucleus should not exist, due to Coulomb repulsion. Coulomb जो फोर्स है उसके अकॉर्डिंग Coulomb repulsive force, फिर भी न्यूक्लियस तो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब डेफिनेटली कोई फोर्स तो होगा जो इस कूलम अट्रैक्ट रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होगा, जो इस न्यूक्लियस को बनाए रखे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में जोड़े रखे। तो लोगों ने सोचा यार ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स को चेक किया गया प्रोटॉन के मामले में, तो ये निकल के आया कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिटवीन द प्रोटॉन्स। आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो फॉर्मूला है Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व 6.67 10 की पावर -11 इंटू 1.67 10 की पावर -27। ये मान के चलते हैं कि अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऑलमोस्ट सेम मास है, स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आर जरूरत नहीं रखने की, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी निकालेंगे, दैट इज के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। उसमें आर सेम रख देंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 10 की पावर -19 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जब इनको कंपेयर किया गया तो निकल के आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्चुअली 10 की पावर 36 टाइम्स है ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रिपल्सिव फोर्स के सामने औकात ही नहीं है कि उसके खिलाफ खड़ा हो सके। दैट मीन्स ये ग्रेविटी फोर्स का काम ही नहीं है, ये कुछ और ही है। वहाँ से निकल के आया कि डेफिनेटली न्यूक्लियस के अंदर कोई और फोर्स है जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। उसका नाम रख दिया गया न्यूक्लियर फोर्स। और बहुत ऑब्वियस कारण से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई। लेट्स अस राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। और आपको भी भूलना नहीं चाहिए प्रॉपर्टीज को, क्योंकि आपको सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टी लिख डालनी है कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिफाइन हो जाए। जैसे कि पहली चीज तो बहुत ऑब्वियस है कि दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, क्योंकि ओनली देन इट कैन जस्टिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा, न्यूक्लियर फोर्सेस जो प्रॉपर्टीज सामने आई वो थी, उनमें से दूसरी थी न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इट डजंट डिपेंड वेदर दे हैव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और वॉट एवर। तो दूसरी प्रॉपर्टी तो ये थी। तीसरी प्रॉपर्टी थी दैट न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज्ड फोर्स। ये बात ध्यान रखिए कि न्यूक्लियर फोर्स जो है Fn was actually more than the electrostatic force by a factor of 100। पहली बात तो ये ज़्यादा निकला, दूसरी बात इतना ज़्यादा भी नहीं है, 100 ही गुना ज़्यादा है। और इस प्रॉपर्टी का पता चलेगा कि 100 इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, दैट इज वन न्यूक्लियन
can interact only over a short range, over a short range. एग्जाम्पल देखिए, मतलब इसको समझ आता हूँ मैं. मान लीजिए मेरा ये न्यूक्लियस है और मेरा ये एक न्यूक्लियन है. तो ये कुछ गिने चुने ही रीजन में एक अपने छोटे से एक दायरे में ही न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है, बस. इट्स अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स. हम लोग ये कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी कंडीशन है केवल एक छोटे से रीजन में. जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ वाले न्यूक्लियन से भी इंटरेक्ट कर लेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स नहीं है. तो इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि ऐसा नहीं है. सपोज देर आर ए नंबर ऑफ nucleons, then it is not so that one nucleon interacts with remaining a minus 1 nucleons. ऐसा नहीं होता. On the other hand, it is found that one nucleon interacts attractively only with immediate nucleons in the immediate neighborhood, only with the nucleons in the immediate neighborhood. अलग अलग किताबों में अलग अलग रेंज दी रहती है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है वो ये है कि करीब करीब 3×10⁻⁻15 से ज़्यादा, और ऑर्डर लिख देता हूँ, करीब करीब 10⁻⁻14 विच इज़ द अपर लिमिट, दिस इज़ द लोअर लिमिट, दिस इज़ द अपर लिमिट. इस रेंज में ही न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव रहता है और बांधे रखता है. इससे ज़्यादा ऊपर जाओगे न्यूक्लियर फोर्स किसी काम का नहीं रहता. इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या वो बहुत कम हो जाता है, मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. और अगर आप 3×10⁻⁻15 से और कम जाते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स, ध्यान सुनना, न्यूक्लियर फोर्स भी रिपल्सिव हो जाता है. कैन यू बिलीव इट? इसीलिए बहुत भारी भरकम जो यूरेनियम जैसे लोग जो एलिमेंट होते हैं उनमें इतने ज़्यादा न्यूक्लियंस होते हैं कि उनके बीच की दूरी, दो इंडिविजुअल न्यूक्लियंस के बीच की दूरी इससे कम हो जाती है. इससे कम होने की वजह से ही न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रह पाता, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो जाता है. ये कारण है. तो ये रेंज बता दी मैंने आपको. ये रेंज अलग किताबों में अलग मिल सकती है, लेकिन मोटा मोटा आप ये ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर बिल्कुल सही. 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 के बीच में ये न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव ही रहता है. इसका ग्राफ भी बहुत एग्जाम में आता है. न्यूक्लियर फोर्स का डिस्टेंस के साथ ग्राफ पूछा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पूछा जाता है. दोनों ग्राफ एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो खारिज भी नहीं किए गए हैं, ठीक है, एग्जाम में. खैर, तो ये हमने बता दिया आपको कि A-1 से इंटरेक्ट नहीं करता, इमीडिएट नेबरहुड में जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकता है. आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 4, न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट. स्पिन पे डिपेंड करता है. इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये था दैट जो हमारा ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का 2 वाला आइसोटोप, इज स्टेबल व्हेन द स्पिन ऑफ बोथ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज पैरेलल. प्रोटॉन इज पैरेलल. वही वाला आइसोटोप स्टेबल है व्हेन द स्पिन्स ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज पैरेलल. 5th प्रॉपर्टी लिखते हैं. ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी सामने आने वाली, दिखना. इट इज नॉन सेंट्रल इन नेचर. नॉन सेंट्रल इन नेचर इसका मतलब सुनिए क्या होता है. अगर ये एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है,
then nuclear force is not acting along the line joining the centers of the nucleons. Means nuclear force does not act along the line joining the center of the nucleons इसलिए इसको नॉन सेंट्रल बोला जाता है. नॉन सेंट्रल होना पहली बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट शर्त होती है एक फोर्स के कंजर्वेटिव होने में. इसीलिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं दे आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर. फिर फाइनली जो लास्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट आती है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन. इसका मतलब क्या है, मैं दोबारा न्यूक्लियस बना रहा हूं और मैं दोबारा एक न्यूक्लियन बना रहा हूं. जहां ये एक दायरे में ही काम करता है, एट द सेम टाइम एक और इंपॉर्टेंट बात है, दायरा भी है कि एक पर्टिकुलर रेडियस तक ही इसका वर्चस्व रहेगा. जो रेडियस बताया -15 मीटर के अंदर इसका वर्चस्व रहता है या अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, ठीक है. लेकिन एट द सेम टाइम एक और कंडीशन है, इसका मतलब होता है इट ओनली इंटरैक्ट्स विथ लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियस. उसके अंदर भी अगर होंगे तो एक गिवन नंबर तक ही ये इंटरैक्ट करेगा. इट ओनली इंटरैक्ट्स विथ अ लिमिटेड नंबर या स्पेसिफिक नंबर ऑफ लिमिटेड या स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. तो ये न्यूक्लियर की सैचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स.